हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबा लें। इससे मेरी आने वाली हर नई कहानी की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। दोस्तों, आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी द्वारा लिखित लघु उपन्यास ऋणानुबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। किल्लोल की मखमली पृष्ठभूमि में किस मधुर प्रेमालाप की प्रतीक्षा करती हुई मैं हथेलियों से घास को सहला रही थी कि सुना, प्रतिमा। क्षण भर को जैसे हृदय धड़कना ही भूल गया। प्रतिमा, भाई कितने हैं तुम्हारे? सारी इंद्रधनुषी कल्पनाएं क्षण भर को जैसे सहम कर रह गई। पर इस प्रश्न को सूत्र रूप में जानकर मैंने हौले से कहा, 3 हैं। 3 कौन कौन से? प्रवीण और प्रसाद को तो देखा है, तीसरा प्रदीप है, इन दोनों के बीच का। उसे तो देखा नहीं कभी, यहाँ नहीं रहता क्या? वह नर्सिंग होम में है। नर्सिंग होम में? क्यों, बीमार है क्या? कुछ देर चुप रही मैं, फिर धीरे से कहा, बीमार तो नहीं है, मेरा मतलब वह शुरू से ही ऐसा है। कैसा? मेरा मतलब है विकलांग है, उठ बैठ नहीं सकता। अरे, क्या पोलियो हो गया था? कहा ना, शुरू से ही ऐसा है, बोलता भी नहीं है। मेंटली ठीक है? मैंने नकारात्मक सिर हिला दिया। मुझे अब खीज हो रही थी। तुम्हारी फैमिली में और भी ऐसा केस है क्या? नहीं, लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? मैंने चिढ़कर कहा, इसलिए कि मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने सपाट स्वर में उत्तर दिया, लेकिन सवाल तो आप वकीलों के से कर रहे हैं। हाँ, मैं अपनी शंकाओं का समाधान चाहता हूँ, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। लेकिन इन सारी शंकाओं की तो अब गुंजाइश ही नहीं रही। आपको चाहिए था सारी बातें पहले ही पूछ लेते। लेकिन पहले तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा एक और भाई है। अब तो पता लग गया ना, मैंने कहा और उठकर खड़ी हो गई। रोष से मेरा सारा बदन कांप रहा था। किल्लोल पार्क की उस घूरती हुई भीड़ के बीच उन्हें भोचक अकेला छोड़कर मैं बाहर चली आई। एक स्कूटर रिक्शा रोका और सीधे घर को चल दी। अरे, डॉक्टर साहब नहीं आए? रिक्शा की आवाज़ सुनकर प्रसाद फाटक के बाहर आ गया था। तुम अकेली ही लौटी हो दीदी? क्यों, मैं अकेली नहीं आ सकती क्या? मैंने तुनक कर कहा और सीधी चलकर कमरे में पहुंची। अपने कमरे का एकांत पाते ही मेरा सारा आवेश ठंडा पड़ गया। मैंने पर्स एक और फेंका और पलंग पर निडाल होकर पड़ गई। पम्मी, ओ पम्मी! चाची ने बुलाती तो पता नहीं मैं कितनी देर यूं अंधेरे में मुंह छिपाए पड़ी ही रहती। मनोज कब आने को कह गए हैं? उन्होंने कमरे का स्विच ऑन करते हुए पूछा। मुझे क्या मालूम, मैं कोई उनकी पीए हूँ? तो उनकी कौन है सो तो हमें मालूम है। मेरे कसैले स्वर को अनसुना करते हुए उन्होंने मेरे सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, लेकिन अब यह बता कि इस घर का टाइम टेबल उन्हें समझा दिया कि नहीं? तेरे पापा आधे घंटे से घर सिर पर उठाए हुए हैं। घड़ी में देखा 8:30 हो रहे थे, और पापा को अगर 8 बजे खाना न मिले तो बस प्रलय हो जाता है। पापा को खिला दो आप लोग। वाह, खिला कैसे दें? जमाई पहली बार खाने पर आ रहा है। तो फिर जो मर्जी आए करो, मैंने कहा और मुंह फेर कर लेट गई। क्या कह रही है? अम्मा पीछे पीछे कमरे में आ गई थी और चाची से पूछ रही थी। कुछ भी तो ढंग से नहीं बता रही है वह। क्या पता क्या बात हो गई है। आई है जब से यहीं अंधेरे में लेटी है, मैंने आकर बत्ती जलाई है। लड़ाई तो नहीं कर आई भगवान? अम्मा बोली। इसी से मैं मना कर रही थी कि घूमने घामने मत भेजो। इतना बड़ा घर था, यहीं कहीं बैठकर बोल बतिया लेते। लेकिन जी, पहले आप खाने का इंतजाम देखो, चाची ने कहा और अम्मा को खींचकर बाहर ले गई। ड्राइंग रूम से पापा की गरजती आवाज़ सुनाई दे रही थी। प्रवीण कहाँ है? उसे कहो उनके फूफा जी के बंगले पर फ़ोन करें। इट इज़ ऑल नॉनसेंस। वक्त की तो इन छोकरों के लिए कोई कीमत ही नहीं है। सुनो भाई, मैं साफ कह देता हूँ,
आज पहला दिन था इसलिए जब्त कर गया। आगे से यह जंजाल मुझे नहीं चाहिए। मेरा सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया। यह आखिरी वार्निंग अम्मा के लिए थी, जो ढेर के ढेर पकवान बनाकर प्रतीक्षा में बैठी थी। मनोज को खाने पर बुलाने का प्रस्ताव उन्हीं का था, इसलिए पापा का गुस्सा भी उन्हीं पर उतर रहा था। पापा, वे तो शाम की बस से नागपुर लौट गए हैं, भाई ने आकर सूचना दी। नागपुर लौट गए? एटलीस्ट ही शुड हैव द कर्टसी। हम लोगों को खबर तो कर सकता था। पापा का पारा चढ़ने लगा था। कोई काम आ गया होगा, अम्मा ने अपने सहज शांत स्वर में कहा। डाइनिंग टेबल पर बर्तनों की खनखनाहट सुनाई देने लगी। पापा का गुस्सा कम करने का यही एक तरीका था। पम्मी, चल खाना खा ले। चाची ने आकर मुझे झकझोरा। मुझे भूख नहीं है। भूख तो तुझे काहे की होगी, लेकिन दही बड़े बनाए हैं, चल थोड़ा सा चख ले, उन्होंने मुझे गुदगुदाते हुए कहा। प्लीज़ चाची, बोर मत करो, मैंने जरा सख्त स्वर में कहा। तो उन्होंने एकदम हाथ हटा लिए और कमरे से बाहर जाते हुए जरा नाराज़गी से बोली, खाना न खाए तो तेरी मर्जी है, पर वीणा की साड़ी तो उतार दे। एक ही दिन में कल्याण करके रख देगी तू। एक झटके के साथ उठ खड़ी हुई मैं। सचमुच मुझे तो होश ही नहीं था कि मैं वीणा की बिल्कुल नई साड़ी पहने हुए हूँ। अंगूरी रंग की वूली पर उसने स्वयं अपने हाथों से कढ़ाई की थी। एक एक नमूना पूरा करते हुए उसे 4-4 दिन लग गए थे। दोपहर में इतने उत्साह से लेकर आई थी वह। आज आप इस साड़ी का उद्घाटन कीजिए दीदी, जीजा जी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। वाह रे जीजा जी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर एक एक पिन निकालती हुई मैं सोच रही थी। कितनी उमंग से तैयार किया था उसने मुझे। पता नहीं कितने रोल्स वाला जूड़ा बना दिया था कि खोलते हुए मेरा दम फूल रहा था। लेकिन दोपहर भर मन इतना खिला खिला था कि उसकी सारी जातियाँ मैं सह गई। सच तो यह था कि मन यहाँ था ही नहीं। वह तो सतरंगी शाम की मन भावनी कल्पनाओं में डूबा हुआ था। घूमने जाने के प्रस्ताव मात्र से ही मेरा रोम रोम पुलकित हो गया था। अम्मा ने थोड़ा सा विरोध किया था तो मेरा मन एकदम खिंसा हो गया। लेकिन अम्मा का विरोध बहुमत के सामने टिक नहीं सका था और फ़ोन पर पापा ने सब तय कर दिया था। कार्यक्रम के अनुसार वे ठीक 5:30 बजे अपने फुफेरे भाई के स्कूटर पर हमारे यहाँ आए थे। बार बार अपने को दर्पण में निहारती मैं पीछे की सीट पर जा बैठी थी और पता नहीं कौन सा गलत सुर छिड़ गया था और सारी शाम ही बेसुरी हो गई थी। मुझे डर लग रहा था कि पापा अगर कुछ पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी। लेकिन पापा ही क्या, किसी ने भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। यहाँ तक कि चाची भी उसके बाद मौन ही रही। शायद नाराज़ कर दिया था मैंने उन्हें। लेकिन दूसरे दिन शाम को भाई मेरे कमरे में आए और उन्होंने एकदम सीधे ही पूछ लिया, पम्मी कल क्या बात हुई थी, सच सच बता। भाई मुझसे सिर्फ 1.5 साल ही बड़े हैं, पर उनसे हमेशा डर ही लगता रहा है। उनके कठोर स्वर को अनसुना करके मैंने पूछा, आज आप क्लब नहीं गए? यह मेरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं है पम्मी। शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या? प्रदीप की बात उन लोगों से छिपाई क्यों गई? छिपाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। फिर उन्हें बताया क्यों नहीं गया? कोई इस तरह का प्रसंग ही नहीं उठा। हाँ, अपनी ओर से प्रदीप का परिचय देना हम लोगों ने ठीक नहीं समझा। आपने जो भी समझा हो, पर वहाँ वालों ने तो यही समझा कि यह बात जानबूझकर उनसे छिपाई गई है। और कहते कहते मेरी आंखों के सामने सारा प्रसंग घूम गया और वे भर आई। सिर्फ इतनी सी बात है? और कल सारी रात मेरा खून खोलता रहा कि उसने ज़रूर कोई बदतमीजी की होगी, तभी तो जल्दी लौट आई। और वह मुंह छिपाकर भाग गया। भाई के चेहरे का कसाव एकदम ढीला पड़ गया। थोड़ी देर तक वे कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाए विचार मगन बैठे रहे और फिर एकदम उठ खड़े हुए। समझ में नहीं आता ये दोनों घुन की तरह कब तक इस घर को त्रासते रहेंगे। मैंने चौंक कर सिर उठाया
लेकिन तब तक वे बाहर जा चुके थे और उनकी बात हथौड़े की तरह मेरे कानों पर चोट कर रही थी। ये दोनों, मतलब प्रदीप और चाची। प्रदीप का अर्थ है एक बेडोल मांसपिंड और दो भावहीन आँखें। अनचाही संतान से मुक्ति पाने के लिए किए गए अम्मा के प्रयासों का बीभत्स परिणाम। 10 वर्ष तक उसकी अभिशप्त उपस्थिति को घर ने किसी तरह सहा, किंतु बाद में यह भार दिन पर दिन झेलना कठिन होता गया। तब अम्मा और चाची के विरोध को ताक पर रखकर पापा ने नर्सिंग होम का सहारा लिया था। पिछले 10 साल से 250 रुपये महीना बराबर इस मद पर खर्च हो रहा था। जब से मेरी शादी की चर्चाएं चल पड़ी हैं, प्रदीप के आकारहीन अवयव और चैतन्य शून्य मस्तिष्क को लेकर कई बार अप्रिय प्रसंगों का सामना करना पड़ा है। इसलिए इस बार डुलमुल तरीके से उसका उल्लेख टाल दिया गया था। लेकिन शायद मनोज की बुआ जी को कहीं से भनक पड़ गई थी, इसलिए इतना ज़बरदस्त क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था। पता नहीं क्यों प्रदीप को लेकर जब कोई बहुत पूछताछ करने लगता है तो मेरा गुस्सा धीरे धीरे उफनने लगता है। और एक है चाची, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सबके लिए। होश संभाला है तब से उनकी सुडौल आकृति को घर भर में मंडराते देखा है, उनके सुगढ़ हाथों से घर को संवरते देखा है। बाल विधवा हैं, उनका वैधव सिर्फ उनके सूने ललाट से ही परिलक्षित होता है। बाकी उनका रहन सहन अम्मा की तरह ही है। पान खाने में और चटक रंग की चूड़ियाँ पहनने में तो वे अम्मा से भी बाजी मार जाती हैं। रिश्ते की इस निराधार महिमा को अम्मा ने आश्रय दिया है। सिर्फ आश्रय ही नहीं, बड़ी बहन का स्नेह और ममत्व भी दिया है। भाई और मेरे जन्म के समय चाची ने घर बार बहुत अच्छे से संभाला था। प्रदीप के जन्म के बाद तो जैसे उनकी उपस्थिति घर में आवश्यक ही हो गई। उस अर्धविक्षिप्त विकलांग बच्चे को उन्होंने छाती से लगाकर पाला है। अब भी हर शुक्रवार वे ही नियम से नर्सिंग होम जाती हैं और 5-6 घंटे उसके पास बैठी रहती है। चाची के लिए बचपन से ही ऐसी उटपटांग बातें सुनी हैं कि मन में एक कॉम्प्लेक्स सा आ गया है। बहुत छोटी थी तब तो कुछ समझ में नहीं आता था, पर बड़े होने पर हर रिमार्क एक कौतूहल जगा जाता। बुआ लोग कहती, बड़ी चाची चाची लगाई रहती है दिन भर। चाचा कहाँ मर खप गए, कुछ अता पता है? मामी और मौसी कहती, यह चाची अब भी विराजमान है। धन्य है, आदमी अपनी उम्र का न सही, बच्चों का तो ख्याल करता है। पता नहीं जीजी कैसे सह लेती हैं आप। नानी चाची के गोरे रंग को कोसती हुई अम्मा के सांवले सलोने रूप की जब तब बलैयाँ लेने लगती। अभी पिछले वर्ष एक परिवार बरेली से मुझे देखने आया था। सारे आदर सत्कार का जी भरकर उपभोग करने के बाद वर की माँ ने एक फुलझड़ी छोड़ी थी। लड़के तो दोनों आप पर गए हैं मिसेस प्रताप, लड़की लेकिन बिल्कुल गोरी चिट्टी है, अपनी चाची की तरह। इतनी भुनभुनाई थी अम्मा बाद में, मरी की आंखें फूट गई हैं। माँ काली कलूटी है तो क्या हुआ, बाप का सोने का सा रंग इसने नहीं देखा। भावी समधन के प्रति अम्मा के ये अनादर भरे वचन सुनकर मैं समझ गई थी कि निर्णय अनुकूल नहीं है। एक निश्वास खींचकर रह गई थी मैं। लोग अगर अफवाहों का पल्ला पकड़कर ही घर में आना चाहें तो क्या उपाय है। असमंजस और उलझन भरी ये स्थितियाँ पल भर को मन उदास कर जाती, परंतु घर के भीतर पांव देते ही चाची का एक ही रूप याद रहता, उनका स्नेहमय रूप। जो लाड़ दुलार उनसे मिला, जो साथ संभाल उन्होंने की, उसे यूं ही भुलाया नहीं जा सकता। घर की रौनक, घर की व्यवस्था उन्हीं के दम से थी। उन्हीं के सहारे अम्मा घंटों पूजा पाठ करती रहती। साल में 2-2 बार नानी माँ के यहाँ हुआ थी। अपनी गृहस्थी का सुख उनके भाग्य में नहीं था, लेकिन अम्मा की गृहस्थी को उन्होंने निखार दिया था। अम्मा ने पढ़ पढ़ कर किसी तरह उन्हें मेरे साथ हायर सेकेंडरी करवा दिया था। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई को राम राम कर लिया। उनका मन घर गृहस्थी में ही रमता था। चाची और प्रदीप दोनों ही हमारे बहुत अपने थे, फिर भी ये हमारे वीक पॉइंट्स थे। इनका प्रसंग छिड़ते ही हम लोग तिलमिला जाते थे और इन प्रसंगों से बचने का कोई उपाय नहीं था। दोपहर के सन्नाटे को चीरती हुई कॉल बेल बज उठी। प्रसाद ने जाकर दरवाज़ा खोला
और मेरे पास आकर फुसफुसाया, भाभी आई हैं। कौन भाभी? वही सामने वाली। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? दिमाग चलने जैसा इसमें क्या है? जब हम नागपुर वालों को जीजा जी कह सकते हैं तो मैंने तकिया खींचकर उसे दे मारा। बचने की कोशिश में वह भागा और वीणा से बुरी तरह टकरा गया। सॉरी सॉरी कहते हुए दोनों बहुत देर तक असमंजस में खड़े रहे और फिर प्रसाद बाहर चला गया। आओ वीणा, मैंने भरसक निरुत्साह जतलाते हुए कहा। तबीयत ठीक नहीं है दीदी? उसने स्वर में मिश्री घोलते हुए पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गर्मी की दोपहर में वैसे ही सुस्ती छाई रहती है। जीजा जी गए? इतना गुस्सा आया कि एक तकिया इसे भी दे मारूं। साड़ी पसंद आई आपको? साड़ी? ओ, वह तुम्हारी साड़ी ना, दरअसल उसे प्रेस करवाऊं या नहीं, इसी पसोपेश में अब तक पड़ी रही, लुटा नहीं पाई। हाय, लुटाने की ऐसी क्या जल्दी है दीदी? मैं तो बल्कि कह रही थी कि ललिता दीदी की शादी में भी इसे पहन डालिए। मेरा पूछने का मतलब यह नहीं था। मैंने पूछने का मतलब नहीं जानना चाहा, उसी ने बताया। हम लोग उस दिन सुपरमार्केट से 4 पीसेस लाए थे ना। 2 तो सिटी में जरी एम्ब्रॉयडरी के लिए दे दी हैं, एक पर गोटे के फूल टाकने हैं। केसरिया वाली साड़ी थी ना, अम्मा जी बोली इस पर तुम्हारी वाली बेल काट देना। कौन सी केसरिया साड़ी? मैंने आश्चर्य से पूछा। वह तत्परता से उठी और अम्मा के कमरे से वह साड़ी उठा लाई। उसका अधिकार पूर्ण आचरण देखकर मैं तो दंग रह गई। लगता है मेरे दहेज का सामान तुम्हारी ही देखरेख में हो रहा है, मैंने व्यंग्य किया। पर वह बेवकूफ़ लड़की इसे समझी ही नहीं, उल्टे शर्म से लाल पड़ गई। अपनी उबासी को रोकते हुए मैंने कहा, तुम बैठो वीणा, मैं चाय बना लाऊं। मैं बना लाती हूँ, आप बैठिए, आप तो अब हमारी मेहमान हैं, उसने ज़बरदस्ती मुझे बिठाते हुए कहा। फिर दरवाजे तक जाते हुए रुकी और पूछा, अम्मा जी लोग नज़र नहीं आ रही? वे लोग प्रदीप को देखने गई हैं। लेकिन आज तो सोमवार है। प्रदीप को बुखार आया है, सुबह नर्सिंग होम से फ़ोन आया था। ओह, पल भर को उसका चेहरा व्यथा से भीग उठा। उसकी सैलज हंसी धुंधली सी पड़ गई। क्या पागल लड़की है, मैंने सोचा। इस घर के सुख दुख के साथ इसने अपने को कैसे जोड़ लिया है। तुम्हारी बहू रानी आई थी दोपहर में, हम लोगों को चाय वाय बनाकर दे गई। शाम को मैंने अम्मा को छेड़ा। कौन? वीणा आई थी? सच, बड़ी ही समझदार और प्यारी लड़की है। बड़ी लिफ्ट दे रखी है तुमने अम्मा, तुम्हारे कमरे में बड़े मज़े से घुसकर साड़ी वाड़ी निकाल लाई वह, मैंने तनिक तीखे स्वर में कहा। लेकिन अम्मा तो जैसे भाव विभोर हो गई। अरे, सब उसी के हाथ का रखा हुआ है, आ जाती है तो मुझे कोई काम करने थोड़ी ही देती है। मेरी समझ में तो अम्मा उसे 2 ही काम आते हैं, एक तुम्हारे आगे पीछे घूमना, दूसरे बात बात पर शर्माना। लेकिन कुछ लोगों को यह भी नहीं आता। प्रसाद पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा था। एक आप हैं, जरा सा कोई छेड़ दे तो काटने को दौड़ती है। आई एम श्योर देवर नंदों के बीच तुम बड़ी जल्दी पॉपुलर हो जाओगे। टेबल मैट को उंगलियों में फंसाकर घुमा रही थी मैं, वही मैंने प्रसाद को फेंक मारी, पर चाची ने बीच में ही उसे लपक लिया और दोनों को घुड़क दिया। ये क्या बचपना करते हो तुम लोग? प्रसाद जब हंसता हुआ दूसरे कमरे में चला गया तो चाची बोली, जीजी, कभी कभी मुझे भी लगता है तुम प्रवीण के साथ अन्याय कर रही हो। यह लड़की जरा भी उसके लायक नहीं है। तो मैंने क्या बात पक्की कर दी है? तब तो यह वीणा के साथ भी अन्याय है। भोली भाली लड़की है, बेचारी का दिल टूट जाएगा। मैंने चौंक कर चाची की ओर देखा। कितनी दर्द में डूबी आवाज़ थी उनकी। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर जैसे कुछ याद आया। प्रदीप की तबीयत कैसी है, मैंने पूछा। चाची उठकर अपने कमरे में चली गई। अम्मा ने ही धीरे से बताया, रात बुखार हो आया था, पैरों पर भी सूजन आ गई है। एकदम क्या हो गया? क्या हो गया यह तो वही जाने, उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा। वैसे डॉक्टर कह रहे थे गर्मी के कारण हुआ है। उस रात माहौल बड़ा उदास रहा।
पापा हम भाई बहनों को लेकर प्रदीप को देखने गए थे। बुखार तो कम हो गया था, पर सूजन तब भी थी। बड़ी मुश्किल से प्रसाद को वहाँ सोने की अनुमति मिल पाई। उसका मेडिकल स्टूडेंट होना कुछ काम दे गया, और उसका वहाँ होना हम सबको राहत दे गया। ललिता की शादी में जाने का कार्यक्रम अम्मा ने स्थगित ही कर दिया। मुझे भाई के साथ भेजने का विचार था उनका, पर शादी और सगाई के बीच असमंजस की स्थिति में कहीं भी जाने का मुझ में उत्साह नहीं रह गया था। चाची बेचारी कहती रही, जी जी, यहाँ पर मैं तो हूँ, 2 दिन के लिए ही सही तुम हो आओ। भाई साहब की एक ही तो लड़की है, जिंदगी भर को उलाहना रह जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद जब प्रदीप की अवस्था बिल्कुल सामान्य हो गई, तभी अम्मा ने घर से बाहर पैर दिया। मामा जी ने बार बार लिखा था कि मेरे कोई काम करने वाला नहीं है, तुम्हारे दोनों लड़कों को ही सब संभालना है। लेकिन तब भी प्रसाद हमारे साथ नहीं आ सका। फाइनल था उसका, और अगस्त में परीक्षा थी। भाई को भी बड़ी मुश्किल से राजी किया जा सका। शादी ब्याह की भीड़ भाड़ से हम भाई बहनों को एलर्जी सी ही है, लेकिन अम्मा हर बार डांट पिला देती है कि तुम लोग इस तरह करोगे तो कल को तुम्हारे यहाँ कौन आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।